डॉक्टर उमा कुमार है, रूमेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें ख़ास तौर से महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से इस बीमारी से जुड़ी जानकारी होना बेहद अहम है। मैडम से बात करते हैं। डॉक्टर उमा, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के लिए वक्त निकालने के लिए। मैम, रूमेटोलॉजी को लेकर बहुत कम अवेयरनेस देखने को मिलती है। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, क्या है ये बीमारी, क्यों इसके लिए अवेयर होना आज बहुत ज़रूरी है? थैंक यू सो मच जया जी। रूमेटोलॉजी, पहली बात तो ये है कि लोगों को रूमेटोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है कि रूमेटोलॉजी है क्या। तो मैं लोगों को बता दूं कि जो रूमेटोलॉजी है वो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स में मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको मेडिकली ट्रीट करते हैं, वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। और जैसे कि किसी को चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, बोन ट्यूमर हो गया, इस तरह की जो परेशानियां हैं जिसमें सर्जरी इन्वॉल्व होती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हुआ। और रूमेटोलॉजी एक सब स्पेशलिटी है मेडिसिन की, और इंडिया में इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जोड़ों के जो दर्द होते हैं, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होते हैं जिसमें जॉइंट प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को जॉइंट की प्रॉब्लम ना भी हो, दूसरे सिस्टमिक इलनेसेस हों, जैसे कि ल्यूपस है, उसमें फ़ीवर आने लगता है, चेहरे पे रैशेस आते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट अगर हो रही है, जैसे कि किडनीज़ हैं, लंग्स है, इंटेस्टीन है, तो उनके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मल्टी सिस्टम डिजीज़ेज़ होते हैं जो ऑटो इम्यून है, वो भी रूमेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन आ गई है, लालिमा है जोड़ के ऊपर, सुबह सो के उठते हैं तो जोड़ों में जकड़न हो रही है जो कि काफ़ी देर तक परसिस्ट करती है, मोर देन 30 मिनट्स, फ़ीवर हो रहा है अनएक्सप्लेन्ड, मुंह में छाले हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर उंगलियां सफ़ेद लाल नीली पड़ने लगी हैं सर्दियों के टाइम में, जिसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना कह देते हैं। स्किन में रैशेज़ हो रहे हैं, आइज़ ड्राई हो गई हैं, यानी कि आंसू सूख गए हैं, या मुंह में लार बननी कम हो गई है। ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो जब किसी को हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि किसी लेडी में अगर रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं तो उसकी वजह भी एक टाइप का आर्थराइटिस हो सकता है, जिसे हम एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कह देते हैं। मैम, ये जो आपने सारे सिम्टम्स बताया, आमतौर पर ये सिम्टम्स किस एज में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जिन बीमारियों की मैंने बात की है वो बहुत सीरियस प्रकार की बीमारियां हैं जिनका इलाज चाहिए ही चाहिए होता है, और ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, यानी कि यंग विमेन में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। जो ऑटो इम्यून इलनेसेस हैं वो एनीवे विमेन में ज़्यादा कॉमन होती हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो कहना चाहिए यंग लोगों में और विमेन में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। जब जैसे ये सिम्टम्स अगर देखने को मिले, इमीडिएट क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ढूंढ के बिल्कुल रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जैसे कि रूमेटोलॉजिस्ट बहुत कम है, तो फिजिशियन के पास जाइए, उनको सारे अपने सिम्टम्स बताइए, और लेकिन अल्टीमेटली रूमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैम, यहाँ पर ख़ास तौर से एक ऐसी स्टडी आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 25 to 30% ऐसा है कि जो विमेन है वो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ की, जिसमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, शोगरेन, इस तरह की बीमारियां आती हैं, तो होता क्या है कि जो हमारे इम्यूनिटी के जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। तो और आपको पता है विमेन में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत रोबस्ट होती है। अब कोई भी चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर वो थोड़ी उसमें कुछ एबरेशन आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो उतनी स्ट्रांगली ही अटैक करेगी अपने जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, पर्टिकुलरली ईस्ट्रोजन, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब इसकी वजह से फीमेल्स में ज़्यादा मिलती हैं ऑटो इम्यून आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। और जो हम बात करें, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें जॉइंट्स में पेन होता है, और डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ जिसको कह देते हैं, जो घिसने लगते हैं, तो उनकी जो दिनचर्या कुछ ऐसी होती है, घर में काम करना है तो फ्लोर क्लीन करना है तो स्क्वाटिंग पोजीशन में ज़्यादा देर तक रहना, पूजा करना आलती पालती मार के बहुत देर तक रहना, रोटी बनाना, कुछ भी घर में काम करना, इन देर तक एक पोस्चर में रहने से भी डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि आप जर्नलिस्ट हैं और आपको माइक यूँ करके पकड़ के बहुत देर तक रहना पड़े, या क्या
कैमरा कैरी करना पड़े, तो भी उस पर्टिकुलर जॉइंट में डिजनरेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। किन बातों का ध्यान रखें कि इस प्रॉब्लम से जाहिर सी बात है अगर पहले ही अवेयर रहें तो कम से कम लोगों को फेस करना। देखिए, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि वो अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, जिसमें हमारे फूड हैबिट्स भी आते हैं। और कहते हैं कलरफुल थाली होनी चाहिए जो फूड न्यूट्रिशियस भी हो और वज़न भी ना बढ़ाए। तो वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस का। इसके अलावा 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्रॉनिक स्ट्रेस को अवॉइड करें क्योंकि वो भी प्रीडिस्पोज करता है फॉर ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। इसके साथ साथ आजकल देखने में ये आया है कि जो विमेन हैं वो भी स्मोकिंग एंड अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, तो इसको अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस होने का। इसके अलावा कुछ काम करने के तरीके होते हैं जैसे घर में, तो पता होना चाहिए कि अपने जॉइंट को यूज़ कैसे करना है जिससे कि वो अब्यूज़ ना हो और हमें बाद में जाके परेशान ना करे। तो और योग को ज़रूर अपने लाइफ में लेकर आएँ, जिससे कि कहते हैं कि अगर आपकी नींद ठीक रहेगी, स्ट्रेस कम रहेगा, तो जो रिस्क फैक्टर मैंने बताया, तो योग से हमें इसमें बेनिफिट मिलता है। बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतना ही डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होने की संभावना भी कम रहेगी। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे एयर पोल्यूशन या फिर रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस, तो अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना ज़रूरी है। अपने आसपास क्लेanलीनेस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चिकनगुनिया आर्थराइटिस या इसका जो नाम आपने सुना होगा कि वाटर इकट्ठा हो रहा है तो उससे हो रहे हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस और भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बात ध्यान रखकर काफ़ी हद तक हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इनको ट्रीट करने के लिए क्या चैलेंजेस भी फेस आते हैं? हाँ, चैलेंजेस अगर देखे जाए तो बहुत है। एक तो सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है जो कि नहीं हो पाती। दूसरी चीज़, लोगों में ये मानना है कि हम अपने घर का इलाज करके या कुछ ऐसे देसी दवाइयाँ लेके दर्द ठीक हो गया तो बीमारी ठीक हो गई वाला कॉन्सेप्ट है। फिर वो 5-10 सालों के बाद आते हैं जब डिफॉर्मिटी आ चुकी होती है या ऑर्गन में डैमेज हो चुकी होती है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड कॉन्टैक्टिंग द डॉक्टर एट द राइट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं कुछ वो बहुत लंबे समय तक लेनी होती है, यानी ज़िंदगी भर, तो उससे मरीज़ कई बार बंद कर देता है। कई तरह की दवाइयाँ होते हैं, मल्टीपल पिल्स लेने पड़ते हैं उनको, और कुछ दवाइयाँ बहुत महंगी भी होती हैं। अगर फर्स्ट लाइन मेडिसिन से काम नहीं चल रहा है तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जब हम जाते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ और ये सब कवर नहीं करते उन दवाइयों को, तो उस वजह से भी बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर जैसे मैंने कहा लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होती है आर्थराइटिस, तो उनके घर वाले उन्हें समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि वो सोचते हैं ये काम नहीं करना चाहती इसलिए ये बहाने बना रही है, तो उनको जो इमोशनल सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता, लेके जाना है फिजिशियन के पास वो नहीं हो पाता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि चैलेंजेस हैं, बट उनको हम अपने हाथ में लेकर ख़त्म कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। मैम, इसका एज से किस तरह से एक नाता है? क्योंकि आमतौर पर ये देखने को मिल रहा है आजकल मेनोपॉज जो है वो अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, या कई लोगों को पोस्ट मेनोपॉज इस तरीके की प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि यंग एज से ही आपको अपने पोस्ट मीनोपॉज़ल एज के लिए या ओल्ड एज के लिए प्रिपरेशन करनी है। आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं उसी हिसाब से आपके एक्शंस अभी से डिसाइड हो जाने चाहिए, क्योंकि जो बोन हेल्थ है वो 30 इयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद डिक्लाइन होना ही होना है। उसके बाद चाहे आप कितना भी अपना ध्यान रखें, तो जो आपका जैसे आपका मनी बैंक है उसमें आप डिपॉजिट जितना करोगे तो इंटरेस्ट उसका बाद में उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। सिमिलरली यंग एज में अपने आप पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपने लाइफ का पार्ट रखें, और जिन फैक्टर्स की हमने बात की कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर आर्थराइटिस उनको अपने लाइफ से दूर करने की कोशिश करें। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपका फाउंडेशन सॉलिड नहीं है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ज़्यादा कॉमनली मिलती है, तो वो इसीलिए हो जाती है, ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि जब ध्यान देना था तब ध्यान नहीं दिया, और हमारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड। और डिजनरेटिव चेंजेस जॉइंट में, जैसा आपको बताया कि शुरू में मिसयूज़ ऑफ जॉइंट और अब्यूज़ ऑफ जॉइंट, उससे ज़्यादा डैमेज होगी, तो जब जो एक ग्रेसफुल एजिंग होनी चाहिए थी वो नहीं होगी और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। ये पुरुषों में कितना प्रॉब्लम ये आम तौर पर है? ये आखिरी सवाल मेरा। मेल्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ मेल्स को भी होता है, विमेन को ज़्यादा होता है, जो मैंने कुछ पोस्चर्स की बात की उस वजह से, और कुछ जॉइंट्स में। इसके अलावा जो ऑटो इम्यून इलनेसेस हैं वो मेल्स में भी होती है, बट
उनका वो बहुत कम मेल्स हैं जो अफेक्टेड होते हैं, कम होती हैं वो बीमारियां उनमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर उमा ने इतनी अहम जानकारियां दी। ज़रूरी है जागरूक होना, खासतौर से महिलाएं जो आमतौर पर परिवारों में, हर समाज में एक्टिव रहती हैं लेकिन अपनी हेल्थ पे उतना फोकस नहीं करती। मैम ने जो तमाम बातें कही हैं उस पर गौर कीजिए और अपनी हेल्थ को और अपने आप को सुरक्षित रखिए। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।